Is my voice audible to all of you? तुमने नहीं, हमने पूछ. ओके, ठीक चलो. एंड व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? ठीक. So chapter 8 to be concerned, we just have discussed the one example and one exercise question is remaining. And वो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन बाकी है वो आपका एक थियरी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं करवाया है, उसको रीड करवाना है, उसके बेस है, वो भी आज कंप्लीट कर देंगे. फिर यहाँ से मेरे को किसी ने बोला कि चैप्टर 7 के 2 आईएमपी क्वेश्चन जो एडिशनल एक्सरसाइज के दिए हैं वो करने बाकी है, तो वो भी आज कर देते हैं. आप लोग कुछ ऐसा जानते हो, आपके पास ऐसी कुछ जानकारी है कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस बाकी है कि देखा ही नहीं है? थर्सडे को आपका टेस्ट होने वाला है. कोई खबर છે કયા બાકી છે? સર થયા છે એટલા થતા નહીં, બીજા તમે કઈ નવા કરાવો છો? ओके, खबर तो छे, चलो वांधो नहीं, तो ये भी कराई दूं छो. So first of all we will complete this exercise example question number 8.1. चलिए, volunteer to read it. जैनम भाई रीड कीजिए आप. एक मिनट, we are solving for a पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स बनानी है उसके लिए हमने सर्कुलर प्लेट्स लिया है, बराबर. वो सर्कुलर प्लेट के लिए आपको कुछ दिया गया है कि दैट सर्कुलर प्लेट्स आर हैविंग अ रेडियस ऑफ 1. ओके, इसका रेडियस हमें 1 मीटर बता दिया गया है. फर्दर at time is equal to 0, it is connected for charging in series with a resistor R is equal to 1 mega ohm. इसको हम स्मॉल आर बोल देते हैं. इसको हमने एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है, वो रजिस्टर का वैल्यू दिया है 1 मेगा ओम अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी. कैपेसिटेंस दिया है, कितना दिया है? 1 नैनो फैराड दिया है. ओके, Calculate the magnetic field at point P. वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, और वो कहाँ पे कैलकुलेट करना है वो भी बताया गया है कि वी वांट टू कैलकुलेट एट पॉइंट P. Halfway between the center and the periphery of plates after T is equal to 10 to the power minus 3 seconds. T इक्वल टू टाइम 10 to the power minus 3 सेकेंड पे एट द पॉइंट P, जिसको आपको बोला गया है कि इट इज द मिड पॉइंट. ऐसा लिखा हमने क्योंकि आपको ऐसा दिया गया है कि दिस पॉइंट P इज एट द हाफवे बिटवीन द पेरिफेरी दैट इज O and the other periphery. બે periphery વચ્ચે, એટલે મિડ પોઈન્ટ ઉપર મેગ્નેટિક ફીલ્ડ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, and that is to be find out at 10 to the power minus 3 second. The charge of the capacitor at time T is QT is equal to CV in bracket 1 minus exponent minus Q by dot. टाउ કહેવાય ને, ટાઈમ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ CR. આમાં ટોર્ક ના હોય. તું જે ટાઉ બોલ્યો ને એને ટાઈમ કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય. આગળ આવશે રી. Where the time constant tau is equal to CR. सर इसमें तो बहुत सारी नई नई चीजें आई जो आज तक तो कुछ पता ही नहीं है, बराबर. बाकी जी कहीं छे के पति गऊ. ओके, सो वी आर सॉल्विंग फॉर अ पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये कुछ जाना पहचाना है, इसमें तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है. दे आर मेड अप ऑफ सर्कुलर प्लेट्स जिसका रेडियस हमें 2 मीटर दिया गया है. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने एक सर्किट में लगाया चार्जिंग के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि कैपेसिटर स्टोर्स दी एनर्जी, तो उसको चार्जिंग के लिए आपने एक सर्किट में लगाया. वो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है
कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस आप जो बोलते हो, जो करंट को कंट्रोल करता है वो 1 मेगा ओम का है, और चार्जिंग के लिए आपने जो बैटरी लगाया वो 2 वोल्ट का है। इसका कैपेसिटेंस आपको 1 नैनो फेराड ऑलरेडी दे दिया गया है, बराबर। और हमें पूछा गया है कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके दो एट पॉइंट पी। वो पॉइंट पी है, वो मिड पॉइंट है दोनों पेरिफेरी के बीच का। मतलब अगर टोटल रेडियस आपका 1 मीटर दे दिया गया है एंड आपको मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे फाइंड करने को बोला है, दैट इज एट द हाफ वे, देन डिस्टेंस कितना होगा जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना रहेगा? वेरी गुड, इट्स 0.5 मीटर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन, जो आपको पता चल गया। एंड द सेकंड थिंग इज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको टाइम दिया है t इक्वल टू 10 टू द पावर -3 सेकंड की बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस का जो चार्जिंग होता है वो चार्ज करता है। इसके लिए आपने जो सोर्स लगाया, वो जो करंट फ्लो करवाएगा सर्किट में, वो करंट को क्या बोलते हैं? द करंट विच फ्लोज इन द सर्किट ड्यू टू बैटरी इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोला गया है वो बिटवीन द टू प्लेट्स बोला गया है, एट द हाफ वे बिटवीन टू प्लेट्स। तो वहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा वो कौन सा करंट करवाएगा? ये बात आपको पता चल गई, दैट इज वेरी गुड। तो इसके लिए आपको वो चार्ज दिया है कि वो जो चार्जिंग का रेट है दैट इज CV1 माइनस एक्सपोनेंशियल, मतलब e रेज टू माइनस t अपॉन ऑफ टाउ। और ये जो टाउ होता है CR, दैट इज अ टाइम कांस्टेंट। सर ये हमें कैसा पता चलेगा कि ये C इंटू आर है, वो टाइम कांस्टेंट है? तो दिस सर्किट अगर आप AC सर्किट के साथ कंपेयर करने जाओ तो इसमें एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में लगाया है, इट इज RC सर्किट, ऐसा हो गया। टाइम कांस्टेंट CR होता है कि नहीं टाइम होता है? तो आप देखिए CR, इसको मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओमेगा से डिवाइड कर देता हूँ, बराबर है। दिस न्यूमरेटर कैन बी रिटन डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाय ओमेगा सी आएगा, रेजिस्टेंस के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके साथ टाइम बचेगा, जो आपने ऑलरेडी RL सर्किट में किया है, फ्रीक्वेंसी फाइंड किया था, ये CR सर्किट में होगा। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोला गया है, ये हमारे दिमाग में है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट कर रहा है, क्योंकि इट इज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर आप सर्किट बनाने जाओगे तो एग्जाम में कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं बना के दे रहा हूँ। These are the two plates which are made up of ये सर्कुलर प्लेट। इसका मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब रेडियस जितना, और इनका मिड पॉइंट मतलब पॉइंट P। तो ये यहाँ से डिस्टेंस हो गया 0 point. This circuit is connected with a battery of 2 volt with a resistance of 1 mega ohm, ऐसा आपको दिया गया है। और इसका कैपेसिटेंस आपको दिया गया है विच इज 1 नैनो फैराड। फाइंड क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? और गिव मी एन आइडिया, how can I find out the magnetic field at the point P, which is the midpoint of between two circular plates? ऐसा क्वेश्चन कल आपको इंस्टॉल नहीं करवाया था। Which law we have used to? क्या बात है, मैं कहने वाला, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया था। बताइए एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? B into is equal to म्यू जीरो सिग्मा है। यहाँ पे हम कौन से करंट की बात कर रहे हैं? कंडक्शन करंट तो जीरो है क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में है। तो पहले मैं वो इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। कंडक्शन करंट का तो वैल्यू जीरो है, वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट करंट। somehow I can find out the displacement current, and putting that displacement current in that equation which we have discussed about the ampere circuital law, you can find out the magnetic field. This is the approach of this solving this question. अभी उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हमें देखना पड़ेगा। करंट फाइंड करना है, चार्ज दिया गया है। चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज करंट के आपने 3 फॉर्मूला पढ़े होंगे चैप्टर 3 में, अगर रिवाइज करो तो। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो I is Q by V। इफ एवरेज करंट की बात करो तो I is delta Q by, if charge is a function of time as which is given over here, then I is dq by। dq by dt करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर आप वो फॉर्मूला में डाल दोगे तो हमारा काम हो जाएगा।
This is a flow chart how I will solve this question. તમને લાગે છે બે સ્ટેપ પણ બહુ બધું થશે. अभी इसमें देखो तो बहुत नई नई बात आ रही है. Are we having value of C? Are we having a value of V? Are we having a time constant? इसका फॉर्मूला. तो सबसे पहले मैं टाइम कांस्टेंट फाइंड कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगी. तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? CR. C capacitance is, that is 10 to the power, and resistance is, that is 6. तो टाइम कांस्टेंट आपको मिल गया 10 to the power सेकेंड. इसका काम हो गया. ठीक है. इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें करंट मिलेगा. डाल देते हैं. एज ID, that is a displacement current, is dq by dt. So that ID can be written as d by dt of, चार्ज हमें दिया गया है CV into bracket 1 minus exponential of minus t upon of. ठीक है. एक ब्रैकेट हो जाए. ओके, चलिए यहां तक आपको पता चलता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. यहां तक में कोई डाउट है तो पहले पूछिए. और शुड आई प्रोसीड फर्दर? IC इज इक्वल टू 0 इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है उसको हम IC बोलते हैं. तो कंडक्शन करंट है. वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट कम्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ. और यहाँ पे ये जो करंट है उसका नाम होके ID हो जाता है. यहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं होता. कौन सा होता है? ओके. तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो जो कांस्टेंट है वी आर टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकालते जाओ और सॉल्व करते जाओ. CV कांस्टेंट. तो ये d by dt सीधा पहला फर्स्ट टर्म कौन सा है? 1. d by dt of 1 क्या होता है? काम हो गया. स्पेशली फॉर बायो ग्रुप d by dt और d by dx of e raised to x क्या होता है? e raised to x होता है. ये e का दूसरा नाम क्या? जब आपको इसको पावर के टर्म में नहीं लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, तो अब इसको e की जगह पे एक्सपोनेंशियल यूज करते हो. Otherwise this is same as e raised to minus of t upon of, or you can write down this as exponential of into bracket minus t upon of. They're one of the same, meaning remains same. तो हमारे पास ऐसा हो गया कि e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x होता है. आपके पास ऐसा जानकारी था कि नहीं था? जिसके पास नहीं था वो साइड में लिखिएगा, क्योंकि ये हिंट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का. बराबर. जिसके पास था उसको लिए बेटर है. डू एनीवन वांट टू राइट डाउन दिस? शुड आई रिमूव दिस? लिख लीजिए. चलिए, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन सेकंड टर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी अपॉन ऑफ टाउ है. आपने बोला कि e raised to x का डिफरेंशिएशन, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है? So it will be exponential of minus t upon of, ये तो फंक्शन का किया, वैल्यू बाकी है. पहले वैल्यू है क्या? माइनस टी अपॉन ऑफ. We are taking differentiation with respect to d by dt of t is 1. तो बाकी बचेगा इसमें से -1 upon of, as similar that we have done in case of sin omega t. sin का पहले cos कर देते थे, फिर वैल्यू क्या आता था? ओमेगा टी. उसका करते थे ना उस वेदर. यहाँ पे भी ऐसा ही किया, एक्सपोनेंशियल का कर दिया फिर वैल्यू का किया. क्या बाकी बचा बताइए? क्लियर विद दिस? चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो ID, ये माइनस माइनस 0 तो निकल जाएगा, तो बाकी आगे बचा CV ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो इट इज 1 अपॉन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t अपॉन ऑफ. फिर अभी आगे चेक करने का, ये जो आया इसमें से करंट मिल जाएगा. आर वी हैविंग C कैपेसिटेंस है?
ओके, वी है, टाउ है, कौन से टाइम पे फाइंड करना है वो है, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा. लेट अस सॉल्व इट. सो ID is equal to capacitance is 10 to the power, voltage is upon into bracket exponential of minus of कौन से टाइम पे अपॉन टाइम कांस्टेंट. ठीक है. सो दिस विल बी 2 into 10 to the power, this is exponential of -1, मतलब इसको मैं e raised to -1 लिख सकता हूं. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. यहाँ पे अगर e raised to -1 आता है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, तो e का वैल्यू जानते हो 2.72, 2.73, आप जो भी लो चलेगा. ये मैथ्स वाले पढ़े होंगे, बायो ग्रुप वाले को याद रखने का है, कोई रॉकेट साइंस का इट्स वैल्यू इट इज 2.73. सो इट इज 2 into 10 to the power -6. e raised to क्या है, मतलब e हो गया ना, दैट इज 2 point. चलिए बताइए कितना आता है. 0 point into 10 to the power एम्पियर. ये आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गया. ठीक है. अभी हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था. वील यूज, बताइए, एम्पियर सर्किटर्स लॉ का फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ डॉट इज इक्वल टू आई इज विच करंट. अभी हैविंग वैल्यू, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो ये पूरे रीजियन में होगा. ये पूरा रीजियन मतलब इसका रेडियस कितना है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, और हमें कितने रीजियन में फाइंड करना है. तो ये जो टोटल करंट होगा उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एरिया फ्रैक्शन लेना पड़ेगा. टोटल करंट इनटू द एरिया जिसमें हमें फाइंड करना है, जिसका वैल्यू हमें दिया गया है, और टोटल एरिया जिसमें हमें ये करंट पता है. तो ये BDL को तो हम अगर सॉल्व करेंगे तो B और DL पैरेलल हो जाएंगे, सर्कुलर प्लेट से, तो B बाहर निकल जाएगा. बाकी बचेगा इंटीग्रेशन रियल म्यू 0 सिग्मा i के लिए हमने बोला कि टोटल करंट कितना है, हमें कितने एरिया में फाइंड करना है, और टोटल कितने एरिया में पता है. दिस इज द एरिया इन विच वी वांट टू फाइंड आउट, एंड दिस इज द टोटल एरिया फॉर विच दैट वी नो, जिसको एरिया फ्रैक्शन बोलते थे. ऐसा पहले भी किया था हमने कुछ. इसको सॉल्व करेंगे तो पाई पाई गेट इंटीग्रेशन ऑफ DL इज टोटल लेंथ. टोटल लेंथ किसका, जितने रीजन में हमें फाइंड करना है वो रीजन का शेप कौन सा है, कितने डिस्टेंस का, 0.5, तो फिर उसका लेंथ क्या हो जाएगा. वेरी गुड. सो ये हो जाएगा म्यू 0 ID r डैश अपॉन, और इसका जो टोटल लेंथ आया इसको आपने बोला 1 अपॉन ऑफ r डैश. r नहीं करवाना, बाकी भूलते जाए. सो r डैश गेट, finally you get it is mu 0 ID r dash upon 2 pi. Are we having a value of mu 0? Are we having ID? Are we having r dash? Are we having r? So can we find out? तो जगह नहीं है, आप इतना लिखो. I have used slightly different approaches compared to that of textbook, which makes you easy for you. Just you need to concern that we need to find out current, and after that you get find out magnetic field by the application of Ampere's circuitor's law. नकुल कहेगा
બાયો વાળાના ચાલુ કરવાનું છે ને લખવાનું. ક્યાં પાસે ખાલી યુનિફોર્મ માસ્ક
Sir, your mic is off. क्या हमने वैल्यू डाला है सिर्फ इसमें म्यू जीरो का 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, दिस इज 0.732, आर डैश इज 0.5 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। 0.5 इंटू 2 करने से तो 1 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 0.73 इंटू 10 टू द पावर। सो आप इसको लिखना चाहो तो 7.32 इंटू 10 टू द पावर टेस्ला लिख सकते, ठीक है। क्या आंसर दिया है? माइनस मैंने आवड़ी गयो। This will be a easier method other than this going for this textbook method. वो लोग क्या करते हैं, म्यू जीरो आईसी प्लस आईडी करते हैं, फिर आईसी को ऑलरेडी जीरो कर दिया है तो फिर उसके लिए कोई जरूरत नहीं है ना। इंस्टेड ऑफ दिस वन इज इजियर। एम्पियर सर्किटर्स लो लगाना है तो करंट फाइंड करना पड़ेगा, करंट के लिए चार्ज है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो क्या करने का, स्पेशली नीट में छोड़ देने का, थोड़ी होगा इतना बड़ा 1 मिनट में, कहां से होगा, पॉसिबिलिटी नहीं आने की, अगर आ गया तो फिर क्या करने का, नहीं हो सकता, वो भी विदाउट कैलकुलेटर। हाँ था। चले हो गया, बाकी है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। असाइनमेंट है कि नहीं लाया? वो 2 क्वेश्चन कुछ बाकी है, जब वो करवा देते हैं, फिर असाइनमेंट करते हैं। और कल हमारा ऑनलाइन आएगा ना, तो फिर वो जो थियरी बाकी है वो कल रीड करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए, ज्वाइन करे ना माटे। अरे ज्वाइन કરીને જાગતા હોય એમનામાં। यस बोलिए સર આ એમ્પિયર સર્કિટલ લો લગાવ પછીના સ્ટેપ્સ રિપીટ કરો ને। एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए हमने वो स्टेटमेंट डाला, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज म्यू जीरो सिग्मा है। दिस इज क्लियर टू यू? जिसने भी डाउट पूछा प्लीज अनम्यूट करके बताइए। यस सर। चलिए, फिर ये बी और डीएल दोनों पैरेलल होते हैं तो फिर बी डीएल कॉस जीरो, वो डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा, बी कांस्टेंट है तो बाहर निकल दिया तो इंटीग्रेशन डीएल आया। एलएचएस में जो टर्म आया क्लियर? यस सर। म्यू जीरो करंट जो हम बात करने जा रहे हैं वो तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन ये पूरे रीजियन में है जिसका रेडियस 1 मीटर है, और हमें जो फाइंड करना है वो रीजियन का डिस्टेंस 0.5 है। तो हम एरिया फ्रैक्शन लेंगे कि टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, और हमें कितने एरिया में फाइंड करना है, पाई आर डैश। तो ये जो आरएचएस आया वो क्लियर? यस सर, खबर पड़ी गई, थैंक यू। ओके, એવું છે, હું આજે કરે। चलिए 7th चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बाकी थे? मैं एक सीरीज करवा देता हूं आपको। देखो ऑलरेडी 13 हमने किया था, तो 15 16 का सीरीज में करवा देता हूं, तो उसके हिसाब से आपने 13 ऑलरेडी कर लिया है तो 14 हो जाएगा, नहीं होगा तो हम करवा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चैप्टर 7 आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया होगा, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें पार्ट 1 में चैप्टर 7 है, उसके एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15
14-15 की हम बात कर रहे हैं, जो आपको पेज नंबर 267 पे दिया गया है। आपको मिल गया है, आपकी टेक्स्ट बुक में है, देखिए एक बार। है, सबकी टेक्स्ट बुक में है। 7.14। चलो बहनों माथी कोई इसको बाकी रखते हैं। 7.13 ऑलरेडी हमने किया है ना, तो 15-16 ની सीरीज कराई दो, એટલે તમને ઓલરેડી 14 આવડી જ જશે, चिंता नहीं। ये 1 મિનિટ, આટલું જલ્દી નહીં મારાથી ના થાય। 100, हाँ, यस, पीआरएमएस, ओके, अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज। इंडियन स्टैंडर्ड इज 220/50। ऐसा क्वेश्चन हमने एलआर सीरीज के लिए ऑलरेडी किया था, एंड नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर आरसी सीरीज एसी। बराबर है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी एक्सी की। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सी? 1/2 पाई। It is 1/2 pi is F is, or capacitance is, that is 10 to the power -4. Is it okay with that? Solve कीजिए। 26.5 into 10 to the power, सब हो गया, सब हो गया। चेक कीजिए भाई बाकी लोग जिसके पास कैलकुलेटर है, कि आपके पास जो कैलकुलेटर है वो कंपनी में भी वही आंसर आता है, कि कंपनी के हिसाब से आंसर चेंज होता है कैलकुलेटर में। All of you are getting this answer, please check. ये आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में तो फाइनली आपके फ्रेंड्स नहीं बताएंगे, आपको ये आंसर सॉल्व करना है। तो आपका आता है कि नहीं आता है, चेक तो कीजिए। 26.539। ओके, सो वी मेक इट 54। चलिए, इज इट? અને કેલ્ક્યુલેટર પોતાનું વાપરવાનું, ठीक है। तो ये एक्सी हो गया। आरसी सीरीज है तो हमें जेड मिल जाएगा क्या? बताइए, जेड इज भाई एक्सी माइनस एक्सएल में एक्सएल तो चेंज नहीं, एक्सी हो जाएगा ना। सो इट इज अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 26.54 का स्क्वायर। बताइए आपका कैलकुलेटर क्या आंसर बताता है? सब लोग सॉल्व करते हुए मेरे को दिखने चाहिए। 230 नहीं आएगा। जो बधाना ज कैलकुलेटर अलग अलग आंसर आ गए। Yes, it is 48. Yes, all of you are getting this? कहूं पपन ले यहाँ पे। Z इज इक्वल टू 48 ओम हो गया। आरएमएस वोल्टेज है तो आरएमएस करंट मिल जाएगा क्या? फॉर्मूला बताइए। आई आर एम एस तो 110/48 चलेगा ना? 2.3। चलिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट IM इज इक्वल टू, अच्छा ऐसा, ठीक। तो IM इज 1.414 into 2.3, 3 point। all of you are getting this answer? चलिए, टाइम लेग फाइंड करना है तो उसके लिए पहले
फेज लैग फाइंड करना पड़ेगा। एंगल ऊपर थी टाइम पर जब आए, तो फेज डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला बताइए। tan phi is equal to xc by, so that tan phi is equal to xc आपको मिला 26.54 upon 40, 0.6। एंगल देखिए। नाउ नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट आपको एग्जाम में ये लॉग टेबल, मतलब बोर्ड्स की एग्जाम में लॉग टेबल एंगल वगैरह आपको दिया जाता है, बट अभी का जो टाइम चल रहा है इसके हिसाब से अगर यहाँ पे एग्जाम देने आते हो तो आई प्रीफर कि आप अपना लॉग टेबल वो जिसमें नेचुरल टेन नेचुरल साइन वो अपने आप रखें, क्योंकि जो गाइडलाइंस मिलती है उसके हिसाब से आपको बुक शेयर नहीं करनी होती है। तो इसके ऐसा आप अपने पास अपना खुद का रखिए, 5-7 रुपया नहीं आवे छे, जाता जाता તમે 2-3 વડાપાવ આમને ખાઈ લો છો, તો એક બુક લેવામાં કઈ ના થાય। 33 પોઈન્ટ ફાઇનલ આખું ડિગ્રી માં જોયું ને? 33.56, लेकिन इसको जब कैलकुलेशन में लेना होता है तो डिग्री नहीं चलता है। कैसे करेंगे? दैट इज 33.56 इंटू पाई बाय, तो ये रेडियन में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। पॉइंट 1865। Is it? चलिए अभी एंगल को टाइम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, तो इसके लिए हमें आपको सिखाया था कि अगर 2 पाई रेडियन का फेज डिफरेंस होता है तो कैपिटल टी हमें कितने एंगल में फाइंड करना है। तो रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया वो आपको पता चला, क्योंकि 2 पाई रेडियन इज कैपिटल टी, तो फिर ये भी रेडियन में चाहिए तो ही कंपैरिजन होगा ना। कोई ने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे तो વધારે સારું। 2 पाई रेडियन देन इट इज कैपिटल टी, तो हमें कितने में फाइंड करना है? 0.585 रेडियन में टाइम लेग कितना? तो टाइम लेग आपको मिल जाएगा, इसमें भी दिक्कत होगी, इट इज 0.585 अपॉन इंटू टी का क्या करेंगे, टी तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी है ना, it is 2 into 3.14 and this is 1 by frequency, that is 1 by 60। 0 बस बस, so it is 1.55। इतना टाइम लेगा आएगा? ओ और થઈ ગયું છે, it is 1.55 मिलीसेकंड, इतना टाइम लेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछना है तो ये तो आपको थोड़ा सा ही पूछेंगे, इतना सारा तो नहीं पूछेंगे। टाइम लेग आया, कौन पीछे चल रहा होगा कौन आगे चल रहा होगा ये बताइए, कौन सा सर्किट है? करंट लीड्स द वोल्टेज, मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज बाय टाइम और वोल्टेज लेग्स द करंट बाय वन ऑफ द सेम थिंग। बराबर है? यू गेटिंग विद दिस? अभी इसके बाद क्या दिया है 7.16 में, तो वो आपको ही करना है, मैं तो थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। किसने रीड किया था? रीड 7.16 रीड कीजिएगा, वो इसके साथ ही कंबाइन हो जाएगा। एक मिनट, फ्रीक्वेंसी 12 किलोहर्ट्ज हो गया, बोलिए। ये ऐसा कुछ आपको लिखाया था क्या?
एक क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करवाया होगा, आई थिंक सो एग्जांपल नंबर 7.1 और 7.2, तब आपको कुछ लिखवाया होगा कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई एफसी। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगा तो एक्सी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 0, दैट मींस इट बिहेव्स लाइक अ प्योर कंडक्टर। ऐसा कुछ आपको लिखाया होगा जो आप भूल गए होंगे, और ऐसा एक्सेल के लिए भी आपको लिखवाया होगा कुछ, जैसे ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसमें उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई। So if you keep frequency very low, the XL becomes almost, so at very low frequency, inductor behaves like a pure conductor. And at very high, લખાય હોય કે બોલ્યો હોય, બાકી બે માંથી એક તો હોય જ. ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करोगे आप, सेम वैल्यू 110 वगैरह वगैरह सब सेम रखना है, सिर्फ जो फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे रखा था 60, इसको रखना है, तो फिर यहाँ पे चेंज आएगा, इसी वजह से यहाँ पे पूरा सब चेंज हो जाएगा। ये टाइम लेग नहीं देखेंगे, अब करंट तक फाइंड करके हमें बताइएगा ये वैल्यूज, पहले ये लिख लीजिए। બીજો લખે એના તારી બાજુમાં કોણ બેઠું છે, શું કહે છે ઋષિ કહેવાય એમ, ઓકે, એ મને નહીં ખબર. એ તો ખબર નહીં, પણ તારી જોડે બેસીને થઈ જશે. આયુષ,
યાદ હતું પણ જૈન રાજેશ યાદ નહીં આવ્યું. जानता हूँ. आपका नाम क्या है? त्रिवेदी. थोड़ा थोड़ा तेज यार. श्रुति. ये लोग आंसर बोलता है ना हम थोड़ा एक्टिव रहता है यार. चलिए हो गया. वो सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. फिर हम चेंजेस करते हैं. आप यहाँ पे कोई हेल्प करेगा तो वो बेटर रहेगा. तो बाकी सब मैं चेंजेस करते जाऊंगा. आप बोलते जाइएगा. मेरे को नहीं आता वैसे ही करेंगे हम. जैसा आता है. नहीं धर्मिल भाई आप सॉल्व कराओगे. बी रेडी. इधर 12 किलो हर्ट्ज लाल के. अरे થઈ જશે ચિંતા નહીં કર. બધાને હસવા દે. એમ બતાવી દે કે આ તો હું કરી શકું. You can do it. ખાલી આયા ફ્રીક્વન્સી બદલવાની છે. કેટલી રાખવાની છે? થઈ જશે ચિંતા નહીં કર. હજી તો કરીને બતાવવાનું. Have you completed this? Should I proceed with the next one? તું છે ને પેલા સોલ્વ કરી રાખ બુકમાં. પછી થઈ જશે. ચિંતા નહીં. થઈ જશે. કરવાનું તારે સોલ્વ કરાવવાનું છે. वीआरएम सेम रहेगा. ये बदलेगा तो ये बदलेगा. ये बदलेगा तो यहाँ पे सब बदल जाएगा. तू नेता ज बनवानो. પછી કેજે. चले आप लोग तो सॉल्व करने लगे. हो गया. क्या बात है. चलिए पहले कहां से सही आंसर आता है देखते हैं. सब लोग सॉल्व तो कर रहे हैं. देखो एप्रिशिएबल है. सब लोग सॉल्व कर रहे हैं. अच्छा है. एक आध तो वो होते हैं ध्यान नहीं देते हैं हम. कर. चलिए इधर 60 की जगह पे हम क्या चेंज करेंगे. चेंज जितना करूँ छू ब्लू पेन थी लखू. इट इज 12 किलो. दैट इज 12 into 10 to the power
1 1 3 चल सकता. Is it? All of you are getting this? सबका બધા બોલો yes or no? જોરથી લે આન્સર બોલવાનો છે. टू पॉइंट एट 8588 whatever. All of you are getting with this up to this. बट जो प्रूव करना है उसमें हमें ऐसा बोला गया है कि एट सच हाई फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक प्योर कंडक्टर. कैपेसिटर बिहेव्स लाइक प्योर कंडक्टर. दैट वी वांट टू प्रूव इट. यहाँ पे हमने आर और सी को दोनों को सीरीज में लगाया है, बराबर है, जिसमें आर का वैल्यू 40 ओम है, एक्सी का वैल्यू आपका आया 0.133. आपके पास जो टोटल करंट आया वो 3.88 और आरएमएस करंट जो आया वो आपका 2. नाउ बी केयरफुल. जो मैं समझा रहा हूं वो ध्यान से देखिए. यहां तक तो हो जाएगा आपसे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये रेजिस्टर और ये हो गया कैपेसिटर. ठीक है, ये हो गया आरएमएस वैल्यू आपने जो 110 वोल्ट का दिया था. इट बिहेव्स लाइक अ प्योर कंडक्टर. प्योर कंडक्टर बिहेव करेगा ऐसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसका जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है इसको हम, इसका वोल्टेज वीसी, बट वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसका नाम, उसका अगर आप वैल्यू देखिए तो वो 0.133 ओम है. दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो एक्स इज नियरेस्ट टू. और अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है कि जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक अ. That how you have to write down the complete answer. ठीक है, फिर आप वो टाइम लेग वगैरह जो भी फाइंड करना है वो आप कर सकते हैं. You are getting with this? बस तो आपको यही समझने का था. करंट तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि दोनों कौन से कनेक्शन में है, तो इसमें भी 2.75 जाएगा, इसमें भी 2.75 जाएगा. द थिंग इज दैट जो एक्सी का वैल्यू पहले आपने जब 60 हर्ट्ज रखा था तो 26 ओम के करीबन आ रहा था. जब आपने फ्रीक्वेंसी को 60 से चेंज करके 12 किलो हर्ट्ज कर दिया तो यही वैल्यू आपका चेंज होके करीबन 0 के करीब आ गया. इसलिए इसको बोला जाता है कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ प्योर कंडक्टर. और अगर इससे उल्टा पूछा हो कि एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ एंड कंडक्टर कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ. अनु ઊંધું कर दो अनु. तो आपको इसमें से टोटली 4 ऑब्जेक्टिव अच्छे से बन जाते हैं. फर्स्ट, at very high frequency capacitor behaves like blank and inductor behave like blank. Capacitor behaves like pure conductor and the inductor behaves like pure insulator. At very low frequency capacitor behaves like blank and inductor behaves like blank. ये हमने प्रूव किया. ऐसा ही आपका 7.14 क्वेश्चन था जो 7.13 के साथ था. सर ये क्वेश्चन को पूछने का कोई अलग तरीका, ये दोनों कंबाइन करके आपको 4 मार्क का अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें आपने 7.14 में फाइंड किया, करंट वगैरह फाइंड किया, फिर आपने वो टाइम लेग फाइंड किया, और फिर आपको ऐसा प्रूव करने के लिए अलग से एक क्वेश्चन दे देंगे, प्रूव दैट एट सच हाई फ्रीक्वेंसी इट बिहेव्स लाइक प्योर कंडक्टर. पर इसमें टाइम लेग वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो पूछते हैं तो करने का. तो अभी मैं 7.14 आपको करवा दूं.
आपके पास 7.13 का जो वैल्यू सॉल्व किया था वो होगा ना? ठीक है, तो कर सकते हैं हम। ये कंप्लीट, ये हो गया कि बाकी है? ऑनलाइन में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, हमारा मोबाइल पर रिप्लाई कर दो। हाँ, तो आप लोगों ने आंसर भेजे, मेरा इतने चैट बॉक्स में रिप्लाई डाउट आया क्या? अच्छा है, तो आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो, अप्रिशिएबल। हाँ, गुड। हो गया? आराम से। देयर इज अ साइकिल विच इज गोइंग ऑन। जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है ना, वो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इसलिए उसमें मार्क आते हैं, और वो मार्क लाते हैं इसलिए वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसलिए हम वापस उसको पढ़ते हैं। ये पूरा साइकिल चलता रहता है। इसमें कहीं से भी ब्रेक हो गया बीच में कि सब्जेक्ट डिसलाइक होने लगा, तो हम उसको प्रिपेयर, तो उसमें मार्क तो भी वापस वो अच्छा नहीं लगेगा, પછી એને ગાળો દેવાનો। ऐसे एज बिंग टीचर हमारा काम पढ़ाने का तो होता ही है, लेकिन वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने का भी होता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उसमें रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अपने आप वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। अच्छा लगता है तो मार्क तो आते ही हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर करते हैं। ऐसा हर एक सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपका मेरिट बनता है वो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स से बनता है। બરાબર, પછી ફિઝિક્સ ગમે એટલે ફિઝિક્સ જ કર્યા કરવાનું, બાકી બેઉને ઉડાઈ દેવાના। मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिजिक्स आपको या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको इतना अच्छा लगता है, उसमें 100 में से 100 आए, लेकिन बाकी दो में 50-50 आए, तो ओवरऑल तो आपके 300 में से मार्क तो 200 ही हो जाएंगे। तो आपका जो मेरिट होगा वो करीबन 70% से भी कम चला जाएगा। लेकिन इससे अच्छा कोई तीनों सब्जेक्ट में इक्वली प्रिपरेशन करके 75 ला रहा है, ऑल्दो यू आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 इन ईच सब्जेक्ट, लेकिन उसका मेरिट आपसे ज्यादा जाएगा, क्योंकि उसके तीनों में इक्वल मार्क। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब अच्छे से बैलेंस रखो, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 5-10 मार्क तो डिफरेंस हो तो चाले, इन कम्स ऑफ 100 मार्क। 25 मार्क માંથી 5-10 માર્ક નો ડિફરન્સ નહીં, કારણ કે ઘણાના તો માર્ક જ એવા હોય કે 10 ટેસ્ટના ભેગા કરાવીએ તો એક મોબાઈલ નંબર માંડ બનતો હોય, કારણ કે સિંગલ ડિજિટ જ હોય, 2 ડિજિટ માટે તો વેઇટ કરવાનો હોય। चलिए हम वो 13-14 का जोड़ी देख लेते हैं, पैर देख लेते हैं क्या है उसमें। 13 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो मैं आपके पास से ऐसा हेल्प लेके उसका सिर्फ वैल्यू लिख दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। डाउट है? શેમાં પૂછ્યું છે એવું? हमने सॉल्व કર્યો એમાં। कंपेयर दिस बिहेवियर विथ अ डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट मतलब अ सर्किट इन विच द फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 0। हमारे पास एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, एफ 0 हो गया तो एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये केस में जब आपने फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखा, then it behaves like a pure, but if it is a DC where frequency becomes 0, it behaves like a pure, that is the difference। if you want to write down, you can write it down। in DC circuit, अच्छा ऐसा भूल जाए तो पूछने का। in DC circuit f is equal to 0, that implies xc is equal to infinite।
So it behaves like pure insulin. You're getting with this? चलिए 7.13 पहले हम एक बार वापस सुन लेते हैं, उसमें क्या है उसका वैल्यू देख लेते हैं, फिर आपको जो जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर लिख लेते हैं आपके पास से ही, फिर हम Sir, 14 को सॉल्व करेंगे। यस बोलिए। sir, can you repeat the statement? I told to write down that in a pure DC circuit, as f equal to 0, xc equal to infinite, so capacitor behaves like pure insulate. Are you clear with this now? Yes, sir. Okay, चलिए 7.13 का बोलिए आप। हाँ क्वेश्चन रीड कर लो। A coil of inductance 0.5 and 0.5 and resistance 100 ohm is connected to a 240 volt and 50 hertz AC circuit. Yes. A. What is the maximum current in the coil? B. What is the time lag between the voltage maximum and the current maximum? मेरे को आपके पास से आंसर्स में ये चाहिए कि ये सर्किट है आरएल सीरीज सर्किट, बराबर ना? एम आई राइट? यस और नो? अब बोलो जोरती होंगी जाओ तो। हाँ बस एक्सेल का वैल्यू बताइए, आपने फाइंड किया होगा। इज इट? तो फिर आई मैक्स का आरएमएस नहीं, आई मैक्स का वैल्यू 1 पॉइंट। एक काम करते हैं आरएमएस भी लिख ही लेते, चलिए बताइए। टाइम लेग सॉरी, चलिए टाइम लेग इज 3.2 मिली सेकेंड। करंट आ गया, आरएमएस करंट, आई मैक्स आ गया, एक्सेल जो आपने ऑलरेडी फाइंड किया था। अभी हम 7.14 समझते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। एनीवन कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द क्वेश्चन विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन? आपको कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? अभी सर्किट आरएल है, जैसे हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया कैपेसिटर वाली, एंड डीसी बिहेव्स लाइक अ, इसमें क्या हो सकता है? हाई फ्रीक्वेंसी एंड इन अ डीसी सर्किट। वेरी गुड। अभी रीड करते हैं, कौन रीड कर रहा था? Obtain the answers A to B in 7.13. If the circuit is connected to a high frequency supply 240 volts, 10 kilowatt, and explain the statement that at very high frequency an inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. ओपन सर्किट એટલે it behaves like a, How does an inductor behave in a circuit after steady state? એ અને બી બેવના આન્સર ફાઇન્ડ કરવાના હોય તો ટાઈમ લેગ બી ફાઇન્ડ કરવું પડે આના પહેલાના ક્વેશ્ચનમાં બી, તો એ તમે કરી દેજો, હું નહીં કરાવું। फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज हो गया तो पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन वापस करना ही पड़ेगा। एक्सेल का फॉर्मूला बताइए। So it is 2 into 3.14, f is 10 kilohertz, that is 10 to the power 4, and L is 0.5. So it is 3.14 into 10 to the power 4 ohm. हाँ तो 1 થઈ જશે ને, 3.14 into 10, ठीक है। Z का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। Z is under root of XL square plus, so that will be 3.14। ऐसा है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए ना वैल्यू में, 31400, ठीक है। प्लस R, ये सॉल्व ना करा है,
આ બહુ મોટી વેલ્યુ છે 31400 એની સામે તો આ બહુ સ્મॉल वैल्यू છે, ये बहुत छोटा वैल्यू है। इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो यही आंसर आता है। आपने चेक भी किया होगा, नियरेस्ट थोड़ा सा माइनर चेंज आता है। आ जावे तो आरएमएस हो जाएगा वीआरएमएस बाय दैट इज 240 अपॉन ऑफ 31400 पॉइंट बराबर है 77 बस चालશે હવે IMAX 0.01 फेज डिफरेंस फाइंड करना है माइनस एक्सएल बाय एक्सएल इज 314 अपॉन आर इज -31। अब माइनस नहीं लिखोगे तो चलेगा 314 तो बहुत लार्ज वैल्यू आ गया ये तो 1090 इनफाइनाइट होता है तो उसका आजू बाजू कहीं पे आएगा, देखिए वैल्यू 89 ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो ही गया है। और आप टाइम लेग फाइंड करोगे तो कैसे करोगे 2 पाई रेडियन पे टी, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। पाई मल्टीप्लाई नहीं करो 2 के એવું રાખો चलो पाई बाय 2 ચાલે। और इसको अगर आप पाई बाय 2 ले लोगे तो फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 2 पाई रेडियन में टी तो पाई बाय 2 में कितना कितलू। अरे हमने जो टाइम पीरियड एक पूरा साइकिल लिया था उसको 0 फिर टी बाई 4 फिर टी बाई 2 फिर उसके हिसाब से एंगल बताइए 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 तो टी बाई 4 पे कौन सा एंगल आया तो बस तो आप वही बोल रहे थे ओ तो टाइम लेगी टी बाई, क्योंकि हमें ऐसा पता चल गया कि पाई बाई 2 रेडियन पे ऑलमोस्ट ये टी बाई 4 हो जाता है। टी दिया गया है क्या, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो, so it is 1 upon of 4 and 50 oh 10 to the power 4, so it is 0.25 into 10 to the power almost 25 माइक्रोसेकंड જેવું થઈ જાય। जो पहले मिली में आ रहा था अभी वो क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया। यही प्रोसेस आपको मैंने यहां तक करवाया है क्वेश्चन नंबर 15 में, आपको ये करना बाकी है वो आप कर लेना, ठीक है।
સર બ્રેક નો રૂલ ખબર છે? ચલ
Yes, now quiet. Take out your assignment. Hey, assignment chair. आप पाછળ થી કઈ આપી લઈને આવો નેક્સ્ટ ટાઈમ થી અસાઇનમેન્ટ તારે હું ઘરે પૂજા કરવા રાખ્યું છે છોડ જવા દે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશે હા મને બસ બસ चलो यस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है इसको मेरे को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं करवा दूंगा वरना तो आप कर सकते हैं यस नाउ क्वाइट the electromagnetic waves in the range of wavelength from 3 millimeter to 100 सेंटीमीटर तो आप वो जो 3 मिलीमीटर बोला है उसको लेमड़ा 1 बोल दीजिए लेमड़ा 1 इज 3 मिलीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और जो 100 सेंटीमीटर है उसको लेमड़ा 2 बोल दीजिए have you done it yes हो गया आगे पूछा गया है कि are used to purpose of satellite communication and the question is that the range of frequencies to be find out तो वेवलेंथ दिया है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है आप कोई रिश्ता जानते हो c is equal to in that you are having lambda you know the value of c so you can find out the frequency solve it fast lambda 1 आपको दिया गया है 3 मिलीमीटर 3 into 10 to the power minus 3 meter lambda 2 is 100 centimeter that is 1 meter c का वैल्यू आपके पास होता है 3 into 10 to the power रिश्ता आप जानते हो c is lambda into तो f is equal to c by दो वेवलेंथ है तो दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी f1 is equal to c by lambda 1 3 into 10 to the power 8 upon 3 into 10 to the power minus so this is 10 to the power hertz and this c by lambda 2 that is 3 into 10 to the power 8 upon 1 so this is 3 into 10 to the power जो रेंज होता है वो स्मॉलर टू लार्जर होता है so it is 3 into 10 to the power 8 hertz to 10 to the power are you getting this answer or not any such option इसको नहीं तो इसको कन्वर्ट कर देते 300 मेगाहर्ट्ज 300 मेगाहर्ट्ज वाला एक ही ऑप्शन है और इसको 10 to the power 5 मेगाहर्ट्ज now are you clear with this yes જાતે સોલ્વ કરવાની હેબિટ રાખો એક્ઝામ તમારે આપવાની છે મારે નથી આપવાની સ્પૂન ફીડિંગ ની હેબિટ નહીં રાખો सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं astronomers have found that the electromagnetic waves of wavelength 21 centimeter so again a lambda is given as 21
that is 21 into 10 to the power minus 2 meters. And the question is to be find out the frequency. The same relation. F is C by lambda, that is 3 into 10 to the power 8 upon 21 into 10 to the power minus 2. 3 sevens are 1 by 7 करो तो 0.143 आएगा into 10 to the power 10. तो इसको 1.43 गीगाहर्ट्ज लिख सकते हैं. Is there any such option? चलिए then. Third, if Vg, Vx and Vm are velocities of gamma rays, X-rays and microwaves respectively in space. इन स्पेस को अंडरलाइन कर दीजिए, वो आपको आंसर बता देगा. ये तीनों वेव्स की बात करने जाओ तो ईएम वेव्स है, और ईएम वेव्स का स्पीड तो सेम होता है स्पेस में, इसलिए स्पेस को अंडरलाइन किया. तो इट इज ऑप्शन डी. चलिए देन फोर्थ, ये सब लिखने के नहीं होते हैं. If mu r is relative permeability and the K is dielectric constant, then the ये आपको करवाया था ऐसा. C is 1 upon of mu 0 epsilon 0 का स्क्वायर रूट and V is 1 upon of mu epsilon का स्क्वायर रूट. C by V करके आपको अंडर रूट ऑफ mu r K या mu r epsilon r मिलता है. That is refractive index. पता चल रहा है. चलिए, तो फिफ्थ भी बहुत इजी है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 is equal to 18 वोल्ट पर मीटर. हमें पूछा है B0 का वैल्यू. रिश्ता जानते हो आप? ये तो बहुत इजी हो जाता है. B0 is E0 by, so it is 18 upon 3 into 10 to the power 8. 8 टेस्ट. ठीक है, कौन सा ऑप्शन है वो आप सेट कर लें. सिक्स मेरे को करवाना. ध्यान रखिए, इट इज गिवन दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is passing through the space are given by the equations. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है. E vector is E0 sin ओमेगा t माइनस, और आपको B0 B का इक्वेशन दिया. B क्यों नहीं है, वो B0 है, तो करेक्ट कर दीजिएगा. साइन के ओमेगा t माइनस के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? These are the equations of EM waves in space. EM waves in space होते हैं तो उसका जो स्पीड होता है उसको आप स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं. इसके कितने फॉर्मूला जानते हो आप मेरे को बताइए, तो हमारा काम हो जाएगा. एक तो C का रिश्ता है, C इज, चलिए ये रिश्ता भी है. दूसरा कोई रिश्ता आप जानते हो तो? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता हो ऐसा रिश्ता बताइए. C is a speed. What is the formula of speed? Lambda into F. चलिए, कोई और रिश्ता जानते हो तो बताओ. 1 by रूट ऑफ म्यू 0, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो आंसर में देखो आप K और ओमेगा वाला रिश्ता लेना पड़ेगा, तो ये लैम्बडा F नहीं चलेगा. लैम्बडा इंटू F में से ही हम एक रिश्ता लाए थे, अगर आप याद हो तो. इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से डिवाइड करो. 2 पाई F इज बाय, तो ये रिश्ता ओमेगा बाय K भी हो जाता है क्योंकि आंसर सब ओमेगा और K में ही है. तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो E0 into K is B0 into, is there any option? बस आओ खबर पड़वी જોઈએ તમને, मारे तो कोई काम નથી, हमने तो आप ही दे दिया एग्जाम. You are getting with this? चलिए then सेवेंथ, ये भी शायद हमें करवाना पड़ेगा.
क्या कोई आप में से वॉलंटियर करेगा? एनीवन डेयर टू सॉल्व इट? Plane electromagnetic wave traveling along x direction. The electric field vector at an arbitrary point at a time is E vector is equal to 6.8 per meter. हम्म, The magnetic field at that point at that time. आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस पे दिया है ना, तो आई कैप हो गया ना। बताइए कैसे करेंगे? E vector is equal to पहला वेक्टर नहीं, पहला मैग्नीट्यूड फाइंड करा है। दो बाओ E0 by B0 इज, तो B0 इज E0 by E0 आपको दिया है 6 पॉइंट, पहला मैग्नीट्यूड फाइंड करा है 3 into 10 to the power 8, that is 2.1 into 10 to the power। चलिए अभी मैग्नीट्यूड मिल गया तो वेक्टर मिलेगा। कोई रिश्ता जानते हो आप? हाँ वेरी गुड, वी वेक्टर इज ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। आपको एक्स एक्सिस पे प्रोपगेशन है, ये जे है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेरी गुड। तो बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आया 2.1 into 10 to the power और डायरेक्शन आया, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इज देयर एनी सच ऑप्शन गिवन? चलिए एज सॉल्व करेंगे। टू ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल oscillates about their mean equilibrium position in a free space with a frequency of 10 to the power 9 hertz। हमें पूछा है कि आप वेवलेंथ फाइंड करके दीजिए। बताइए रिश्ता है भाई, बोलो। C is equal to lambda into F, तो lambda is तो 3 into 10 to the power 8 upon 10 to the power, तो ये तो 0.3 मीटर। चलिए 9, ये रेंज के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप पता चल सकता है आपको कि भाई ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सोडियम डबलेट्स नहीं पढ़ा? सोडियम के दो लाइट्स होते हैं, दो कलर होते हैं, एक का थोड़ा ब्लर होता है, एक थोड़ा फेंट होता है, क्लियर होता है। एक का वेवलेंथ होता है 5890 एंगस्ट्रॉम, एक का होता है 58, तो दोनों है तो येलो कलर के ही लाइट, मतलब अपने को दिख सकते हैं। ऐसे लाइट को क्या बोलते हैं जो हम देख सकते हैं? बी ऑप्शन है। 10th मेरे को करवाना पड़ेगा, आईएमपी क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा, बाद में लिखिएगा, बाकी पता नहीं चलेगा क्योंकि ये रिश्ता आपने नहीं सीखा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इन अ फ्री स्पेस इज 2 मेगाहर्ट्ज। इसमें से मेरे को दो चीज की जानकारी मिल गई कि ईएम वेव्स का प्रोपगेशन स्पेस में हो रहा है, मतलब उसका स्पीड हम ले सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमें 2 मेगाहर्ट्ज दिया गया है। 2 मेगाहर्ट्ज मतलब 2 into 10 to the power 6 हर्ट्ज हो जाएगा। स्पीड की जानकारी हमें मिल गई, 3 into 10 to the power 8 हम ले सकते हैं। When it pass through a region of permittivity, that is epsilon r is equal to 4, then its wavelength becomes blank times and frequency becomes blank time। ऐसा आपको पूछा गया है। अभी आपको मैं एक नोट लिखवा देता हूं, याद रखिएगा, लिखना है तो लिख लीजिएगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, तो एफ रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर ईएम वेव्स एफ रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए अभी रिमेन्स कांस्टेंट वाले कितने ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी में? दो है, एक बी है और एक डी है। गेटिंग? यस और नो? चलिए तो अभी आगे हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है, चलो इसका तो काम हो गया। दूसरा एक हम ऐसा रिलेशन जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके लिए जो स्पीड होता है, पहले स्पेस में था, फिर एक मीडियम में चला गया, वो मीडियम का एप्सिलॉन आर आपको 4 दिया है, मतलब उसका स्पीड बदलेगा। स्पीड तो बदलेगा ना,
तो उसका रिलेशन होता है C इज लैम्बडा इनटू, ऐसा आप फॉर्मूला जानते हो। एप्सिलॉन आ जाए ऐसा कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या? ये कौन फॉर्मूला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज C बाय, जब वो ट्रैवल कर रहा था स्पेस में तब उसका स्पीड C था, और जब वो एक मीडियम में चला गया जिसका एप्सिलॉन आर है तब उसका स्पीड V हो गया। बदल जाएगा ना, स्पीड बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह जाता है। अभी क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला क्या बोला आपने? अंडर रूट ऑफ म्यू आर। हमें म्यू आर का कोई जानकारी है? उसको छोड़ दीजिए, C तो कांस्टेंट होता है। V का फॉर्मूला अभी उसका जो स्पीड हो गया वो, जैसे C होता है लैम्बडा इनटू F, कहां पे? स्पेस में। अभी हम मीडियम में आ गए तो V का फॉर्मूला लैम्बडा डैश इनटू F। सर F का F डैश क्यों नहीं किया? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। अभी आप जो जो बदल रहा है उसका रिश्ता बनाइए। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका तो कोई जानकारी ही नहीं है। कैन आई से दैट लैम्बडा डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना दिया गया है? 1/4, तो लैम्बडा डैश बिकम्स, पता चल रहा है? गेटिंग? यस और नो? अगर इसमें म्यू आर का वैल्यू आपको 16 दिया होता और एप्सिलॉन आर का वैल्यू 4 दिया होता, तो फिर आप रिश्ता बनाने जाते तो इसको भी रखते, इसको भी रखते। तो लैम्बडा डैश इज 1 अपॉन म्यू आर की जगह पे आप 8 डालते हैं, एप्सिलॉन आर की जगह पे आप 8 बोला कि 16 बोला? मैं 16 बोला, तो 16 और 4 डालते तो अंडर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट, तो फिर लैम्बडा बाय 8 टाइम्स हो जाता। जो बदलता है उसका रिश्ता बनता है, जो कांस्टेंट है उसका तो, जिसका जानकारी नहीं है उसका क्या करेंगे? तो ये आईएमपी है। यू आर गेटिंग विद दिस? चलो देन ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो तो चेक कीजिए। बिकम्स हाफ एंड रिमेन्स कांस्टेंट, वही आंसर है क्या? है है? चलिए 11th करते हैं। ये आई थिंक सो एक आध कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है इसलिए रखा है ये सब। ये तो आप 11th में तो आप मास्टर हो गए हो अभी सॉल्व करने में। द आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपको बताया गया है कि ईआरएमएस इज 720 न्यूटन पर, और हमें पूछा गया है कि एवरेज रेडिएशन डेंसिटी। सर एवरेज रेडिएशन डेंसिटी तो आपने 3 चीजों के लिए पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल। आपको पूछा है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी मतलब किसका? जब स्पेसिफाई ना किया हो तो मतलब वो टोटल पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है। आपको पूछा है कि फाइंड आउट द एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो वो रोई या रो भी हो सकता। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी मतलब ईएम वेव्स का। इसका तो फॉर्मूला आप जानते हो कि ये 2 टाइम्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्यों लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लिया? ईआरएमएस बीआरएमएस आप हुए तो 2 टाइम्स ऑफ रो भी ले, तो बताइए તે કીધું એ બી બરાબર, હા સેમ જ હોય એટલે 2 टाइम्स થઈ જાય, बाकी तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताइए इसका फॉर्मूला। हाफ एप्सिलॉन 0, इसको कैंसिल कर दीजिए। सो दिस इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर, और ई स्क्वायर आरएमएस मतलब 720 का स्क्वायर। अब मेरे को फाइनल आंसर विद पावर बताइएगा। फोर पॉइंट 5 10 टू द पावर जूल पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन में मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना थोड़ी जगह है इसलिए। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता? बे આનું અડધું કરી દેવાનું 2.
मैग्नेटिक फील्ड का पूछा होता तो बराबर है, गेटिंग इट? बाद में लिखिएगा आप लोग। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? सी। 16th क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए और आंसर बताइए। 1 मिनट, लिखने का बाद में है। चलो पटेल बोलो क्वेश्चन एंड आंसर। 16। और दिस એટલે ત્યાં લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ છે, for this wave blank is independent of the medium, એવું complete answer થાય। An electromagnetic wave coming from infinity enters a medium from the vacuum, मतलब medium बदल रहा है। और છે ને ત્યાં for कर દેવાનું, for this wave પછી blank is independent of the medium। मैंने अभी आपको लिखवाया कि जब एक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ बदलता है, स्पीड भी बदल जाता है, बट जो कांस्टेंट रहता है वो, तो ऐसा फ्रीक्वेंसी वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओमेगा वो 2πf ही होता है ना, तो आप टिक कीजिए। चलिए 18th क्वेश्चन रीड कीजिए। 18th क्वेश्चन अंश रीड करो। In God's experiment, the blank of the electromagnetic waves is equal to the kinetic energy of the charges oscillating between two spheres. ये आपको लिखवाया था एक न्यूमेरिकल करवाने के टाइम, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी पूछा था कि एक चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो मैंने लिखाया था कि सेम। और वही टाइम आपको लिखाया होगा कि द एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स इज सेम एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वही है। आप याद नहीं रखते वो प्रॉब्लम है। आपको पूछा है ब्लैंक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एनर्जी। और अगर ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता तो कि ब्लैंक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग, ठीक है? तो टिक कीजिए, आंसर लिखिए। देन पीछे के 21 to 25 देख लीजिए, ये तो पूरे सेट थियरी के ही है, ये आपको याद रखना होता है। तो आप यहाँ पीछे कौन है? हाँ, तो आप वहां से रीड करते जाइए, 1 2 3 4 5 इधर तक आ जाएंगे। 21 रीड कीजिए आप। एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर्ट्ज ने बताया। ये आपको ये टेक्स्ट बुक में दिया है कि नहीं दिया मेरे को याद नहीं, आपको रीड करना पड़ेगा, शायद दिया है, वरना पुरानी टेक्स्ट बुक का है। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज प्रूव्ड बाय हर्ट्ज। जो इसमें कॉमन सेंस, अभी आपको पूछा है कि ब्लैंक वर्किंग एट कलकत्ता हो એટલે ઇન્ડિયન જ હોય। હવે એમાં નામ આપ્યા છે માર્કોની, મેક્સવેલ, હર્ટ્ઝ, જબરું નામ બનાવ્યું, જગદીશ ચંદ્ર બોઝ, બરાબર है? मतलब કોઈને આવડતું બી ના હોય ને તો બી સેટ થઈ જાય કે કલકત્તા હોય એટલે ઇન્ડિયન હોય 90% इजी। चलिए तो उसका आंसर आ जाएगा जगदीश चंद्र बोस। चलिए उसके बाद ना, इसमें मार्कोनी आएगा, मैक्रोनी नहीं मार्कोनी છે। એક તો ઇટલી આવ્યું અને પાછું ઇટાલિયન ફૂડ નથી, ઇટ ઇઝ નેમ ઓફ સાયન્ટિસ્ટ, માર્કોની, મેક્રોની નહીં। हाँ એટલે ये सेट થઈ જાય છે પાછું। चलिए तो बी ऑप्शन आप सेट कर दीजिए उसमें। चलिए उसके आगे तारा जेवू ज
अपने परेशान अपने को किसने परेशान किया? वो कंडक्शन करंट से काम चल रहा था, एम्पियर सर्किट लॉ से, फिर मैक्सवेल ने करेक्शन दिया तो ये प्रॉब्लम आया जो आपको पढ़ना पड़ा। तो मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, बराबर। હવે એમનું પતી ગયું છે એજ। ચलिए એમ્પિયર્સ મેક્સવેલ્સ લો का સ્ટેટમેન્ટ, તો બીજો આરએચએસ ના આવડે ને તો કશું નહીં, જે એને કરેક્શન કર્યું હતું એ શેમાં કર્યું હતું? एम्पियर सर्किट, उसका एलएचएस क्या था? बीडीएल, ऐसा एक ही ऑप्शन जी, बराबर। तो यहाँ पे आपका असाइनमेंट खत्म हो जाए, एक कराई दे અને આ લખવાનું છે તમારે, તો પછી હું આપીશ ધ્રુમિલ। 19 क्वेश्चन आपका सॉल्व किया हुआ चाहिए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कीजिए फटाफट, और ये जो बाकी है वो लिखिए और 19 सॉल्व कीजिए फास्ट। नाइनटीन क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है, विथ B0 इज इक्वल टू 1 into 10 to the power -4 टेस्ला। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इसमें से इंटेंसिटी फाइंड करना है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। तो पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू दिया है, उसमें से एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, फिर उसको इंटेंसिटी के इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 2 टाइम्स करना पड़ेगा, यस, तो ज इंटेंसिटी મળશે। ओ पहला एनर्जी डेंसिटी EM वेव ની फाइंड કરવાની, હા એમાં એ મેક્સિમમ વેલ્યુ છે, આપણી પાસે આરએમએસ વેલ્યુ ના ટર્મમાં હોય, બધું જોવાનું ને। सब लोग बुक पे सॉल्व करना, फिर वरना मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा, मेरे को अच्छा लगेगा वो पर्सन को। बी रेडी फॉर दैट। अगर बुक में चल फटाफट। Should I do it or you can do it? कराई दो। ના થયો, ડિવાઈડ કરવાનું તો આરએમએસ મળે ને। चलिए તે કર્યો, સોલ્વ કર્યો, એટલીસ્ટ ટ્રાય કરી, જૂઠું નહીં બોલ। B0 is 10 to the power -4 टेस्ला, बराबर।
तो इसमें से आरएमएस मिल जाएगा, बी आरएमएस इज बी जीरो बाय, सो इट इज 10 to the power -4 अपॉन √2, तो ये 0.707 बराबर है। इसमें से आपको एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए, तो 2 टाइम्स द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, सो इट इज 2, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर आरएमएस बाय, सो इट इज बी आरएमएस इज અને b0 બાય √2 લાખો તો બી ચાલે, b0 બાય √2 का तो आने फाइंड नहीं करवाना, so it is b0 square upon of, it is 10 to the power -4 का स्क्वायर, 2 into 4 into pi is 3.14 into 10 to the power -7, 12.56 into 2 25.12 and 1 by 25.12 करो એટલે 0.4 something આવશે, 0.39 એટલે 0.4 into 10 to the power minus joule per, and intensity is rho into c, that is 0.04 into 10 to the power -1 into 3 into 10 to the power, so I think so it is 0.12 into 10 to the power 7 volt per meter square. तो 1.19 वाला ऑप्शन चल जाएगा ना, it is 1.2 into 10 to the power 6 volt per meter square. I think so it's option B. करता रहो तो आवड़े, अभी जो क्वेश्चन बाकी है वो टिक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बार लिस्ट वो करवाना नहीं है सॉल्व, तो नेक्स्ट टाइम लिस्ट बनाने की पता चलेगा। चलिए 1 to 5 में कोई बाकी है, सब हो गए, 6 to 10 कौन बाकी है, 6 to 10 बता देगा, 11 to 15, 12 13 12 13 14 15 ये बाकी है, 17 बाकी है, 20 बाकी, 12 13 14 17 एंड 20 बराबर, इसको टिक करके रखिए, नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर देंगे। मैडम क्या કહેવાનું છે પંક્તિ मैडम? કમ્પ્યુટર ઇંગ્લિશ ની જે બી તમે લિંક થી જોઈન કરો છો એનાથી જોઈન કરવાનું। इंग्लिश